नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारत नेपाल संबंधों की, इंडिया नेपाल रिलेशंस की। अगर नेपाल की स्थिति की बात करें तो नेपाल भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट है। पहले भारत के साथ तिब्बत का बॉर्डर टच था, लेकिन तिब्बत के ऊपर चीन का आक्रमण होने के पश्चात नेपाल जो है दोनों के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में है। नेपाल एकमात्र हिंदू राज्य है, ये आप ध्यान रखें। वहाँ पर अधिकतर जो धर्मावलंबी हैं वो हिंदू हैं। नेपाल के अंदर जो शासन व्यवस्था कैसी है, जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली है। आधुनिक नेपाल के निर्माता के रूप में पृथ्वी नारायण सिंह को जाना जाता है। ये उस समय के बहुत शक्तिशाली राजा हुए हैं। तिब्बत के ऊपर जब चीन का कब्जा हो जाता है उसके पश्चात खतरा और बढ़ गया है। यानी हमको वर्तमान में नेपाल के साथ जो संबंध बनाए रखने हैं उनके अंदर बहुत ही सावधानी बरतनी जरूरी है। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है वो करीबन 1700 किलोमीटर लंबी सीमा, इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है वो 1700 किलोमीटर लंबी, और इसके ऊपर एकदम मुक्त आवाजाही है। यानी वहाँ पर हमारे को जाने के लिए कोई वीज़े की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण नेपाल के साथ जो हमारे प्राचीन काल के जो संबंध हैं बहुत ही खुशनुमा रहे हैं, और अभी तक भी हम कोशिश कर रहे हैं ये बने रहेंगे। ब्रिटिश शासनकाल की बात करें तो संबंध किस तरह से, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी नेपाल जो है स्वाधीन बना रहा था, लेकिन कुछ इसके ऊपर अलग से जो कंट्रोल थे, ब्रिटिश भारत सरकार थी, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, इसके साथ नेपाल के जो राजशाही के कुछ एग्रीमेंट थे, और उनके तहत नेपाल महाराज जो है अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति करता था। यानी वो ब्रिटिश प्रभुत्व यानी पैरामाउंटेसी को स्वीकार करता था। यानी वो अपना जो शासन है वो ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट है उसके निर्देश से ही वो चलाता था। नेपाल नरेश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। यानी वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उससे निर्देश प्राप्त करके ही वो अपनी नीतियां तय करता था। असली शक्ति जो है वो राणा वंश के निरंकुश प्रधानमंत्रियों के पास में थी। यानी वहाँ का जो राजवंश, राणा राजवंश था, उसके जो निरंकुश प्रधानमंत्री जिनके पास वहाँ के सेना अध्यक्ष का भी चार्ज उन्हीं के पास रहता था, इस कारण से भारत सरकार या जो उस समय की जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी वो भी हमेशा ये विचार करती थी कि इनके जो साथ संबंध किस प्रारूप में रखे जाएं। वर्तमान में जो उलझनें बढ़ी है नेपाल के साथ, वो कौन कौन से बिंदुओं पे हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। नेपाल के अंदर नेपाली नागरिक भारत की सेना में भर्ती हो सकते हैं। यानी मुक्त आवाजाही है, नेपाल के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग नेपाल जाते हैं। तो भारत सरकार ने उस समय जब एग्रीमेंट हुआ था 1950 में, उस समय ये बातें तय हो गई थी। तो यहाँ की जो सर्विसेज हैं उनके अंदर नेपाली लोगों को रियायत दी जाती है। भारत के द्वारा नेपाल की राजशाही को समर्थन की नीति से भी तनाव है। यानी नेपाल ये मानता है कि भारत को जो गवर्नमेंट ने प्रारंभ में वहाँ की राजशाही को समर्थन दिया, और उससे भी उन लोगों को ये लगता था कि भारत जो है नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापना के में रुचि नहीं रखता है। इस कारण भी वहाँ के लोग भारत से ज़रूर तलखियाँ रखते थे। 1950 में एक संधि हुई थी, ये आप ध्यान में रखें। 30 जुलाई 1950 में जो संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, इस संधि के अंदर वो सारी बातें थी जैसे मैंने पहले बताया था। सेना में भर्ती हो सकते हैं, एक दूसरे देश में बगैर वीज़े के आ जा सकते हैं, वो वहाँ कोई भी कारोबार कर सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। वो सारी बातें जो है वो इसके अंदर तय थी। नेपाल अपनी विदेश नीति जो है वो भारत के साथ बातचीत करके ही तय करेगा। हथियार वगैरह खरीदना है तो उसमें भी भारत जो है उससे बात करने के बाद में ही वो करेगा। ये सारी बातें 1950 की संधि में डाली गई थी। 1950 में राणाशाही के विरुद्ध जो वहाँ का राणा राजवंश था उसके विरुद्ध काफ़ी विरोध भी हुए थे।
और उन विरोध प्रदर्शनों में भारत सरकार ने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। इसके कारण वहाँ की जनता को ये लगा कि इंडिया जो है नेपाल के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। नवंबर 1950 में नेपाल महाराज ने भारत में शरण ली। ये जो वहाँ के हंगामा के बाद की स्थितियाँ हैं, तो नेपाल के राजा भारत में आ गए, भारत में शरण ली, तो वहाँ की जनता को भी इससे बड़ा आघात लगा कि भारत जो है इनको शरण दे रहा है। और आगे अगर बात करें तो नेपाल में राणाशाही का समापन और महाराजा त्रिभुवन वास्तविक शासक बने। यानी वहाँ एक जो वंश था राणाशाही, उसके पश्चात वहाँ के जो नए महाराजा बने वो त्रिभुवन, उन्होंने कुछ देश को अच्छे दिशा में लाने का प्रयास किया। लेकिन जो राजशाही है वो तो यथावत ही थी, राजशाही नहीं ख़त्म हुई थी यहाँ भी। और बाद में जो है भारत की मदद से ही 1955 में नेपाल जो है वो यूएनओ का मेंबर बनता है। ये आप ध्यान में रखें, और ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भारत का जो एहसान है वो हमेशा वो याद रखेगा कि भारत ने नेपाल को यूएनओ की सदस्यता दिलाने में बहुत पुरजोर पैरवी की थी। उसके बाद में जो घटनाएं घटी हैं वो ज़रूर तल्खियों भरी हैं। 1959 के अंदर चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की नेपाल यात्रा होती है और वहाँ पर एवरेस्ट शिखर के बारे में कुछ एग्रीमेंट हो जाते हैं। इससे भारत को ज़रूर आघात लगा कि नेपाल का जो संबंध है वो चीन के साथ, यानी नेपाल का जो झुकाव है चीन की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट से भी दोनों देशों के बीच में जो पहले 1950 के एग्रीमेंट के बाद में जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल बना था, उसमें तल्खियाँ प्रारंभ हुई। और यहाँ पर महाराजा महेंद्र ने काठमांडू लहासा, यह लहासा जो है तिब्बत के अंदर है, यहाँ के लिए एक मार्ग के बारे में चीन से एग्रीमेंट किया। और इस एग्रीमेंट को नेपाल ये चाहता था कि हम दोनों तरफ से संबंध इस तरह से रखें, अगर किसी एक देश के साथ अगर हमारी तल्खियाँ बढ़ती हैं तो दूसरे देश से हम मदद लेते रहें, क्योंकि नेपाल जो है पूरी तरह से लैंड लॉकेड कंट्री है। अगर संबंध बीच में ये जो तल्खियों वाले हैं इनकी अगर पुनर्स्थापना की बात करें तो 1962 का जो युद्ध होता है भारत चीन के बीच में, उस युद्ध के बाद में नेपाल के साथ नए संबंधों का प्रयास भारत सरकार ने प्रारंभ किया, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात लगा कि भारत को अगर सिक्योर होना है चीन से तो बॉर्डर के साथ जितने भी एग्रीमेंट हैं उन एग्रीमेंटों में नेपाल की मदद बहुत ज़रूरी है। 1964 में नेपाल और भारत के बीच में बॉर्डर से संबंधी एग्रीमेंट हुए हैं और यहाँ तय हुआ था, नेपाल ने यह आश्वासन दिलाया था कि चीन से कोई भी अटैक होता है भारत के ऊपर तो नेपाल पूरी कोशिश करेगा कि खुद की बाउंड्री का, यानी खुद की सीमा का उपयोग नहीं होने देगा। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुए हैं और इनमें जैसे कोसी योजना बनाएगी। कोसी जो नदी है वो बाढ़ लाती थी और इस नदी के ऊपर डैम बनाना है या इसके ऊपर और कोई पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करना है, इनके ऊपर काफ़ी प्रयास हुए। कोलंबो योजना आई। कोलंबो योजना के अंदर जो है भारत ने अनेक नेपाली नागरिकों को प्रशिक्षण की योजनाएं बनाई। बहुत सारी दूसरी नदी घाटी योजनाएं भी आई। इनके अंदर आपके देवी घाटी योजना है, कर्णाली, पंचेश्वर, ये जल परियोजनाएं हैं। इसके बाद में दूसरी जो योजनाएं, इसमें काठमांडू त्रिशूली मार्ग है, त्रिभुवन हवाई अड्डे का विकास है, चतर नहर परियोजना है। उसके अलावा बहुत सारी अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। काठमांडू घाटी के अंदर औद्योगिक बस्ती की स्थापना, इसके ऊपर बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। इसके साथ साथ में कोल्हापुर महाकाली क्षेत्र में पुल निर्माण के भी करीबन 22 पुलों के निर्माण के ऊपर जो काम प्रारंभ हुआ और भारत नेपाल फाउंडेशन की 1991 में स्थापना होती है। और ये वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी VH कोइराला की पुण्यतिथि के ऊपर इस फाउंडेशन की नींव रखी गई।
और इसके द्वारा दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक जो संबंध है वो बढ़ाने का प्रयास किया गया। और इसके साथ साथ में अन्य जो काम हुए उनके अंदर जैसे आपके मेडिकल कॉलेज, टेलीफोन एक्सचेंज, विराटनगर झापा, और ये मार्ग की स्थापना, रेल लाइन रक्सौल तक जो रेल लाइन की स्थापना करने का, ये सब एग्रीमेंट, यानी ये जो संबंध जो था इस दौरान का काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहा। और ये लगा कि दोनों देश जो हैं बीच में जो तल्खियाँ थी उसको भुलाकर वापस एक नए सिरे से संबंधों की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। 1950 की संधि की स्थापना की अगर समाप्ति की क्लियर कट समाप्त तो नहीं हुई है वर्तमान में, लेकिन संधि की जो शर्तें हैं उनके ऊपर अमल जो है वो नहीं हो रहा है। यानी ये जो संधि थी उसके ऊपर 1989 के अंदर चीन ने एक तरफे निर्णय लिए। यानी चीन ने बहुत सारी बातों के ऊपर अमल जो है वो नहीं किया। यानी इसके एक अनुच्छेद में 7 नंबर के अनुच्छेद में लिखा था कि जैसे आप जहाँ जायदाद, मिल्कियत, उद्योग धंधे, भागीदारी, घूमना फिरना, इनके ऊपर जिस तरह से समान अधिकार दोनों देशों के थे उनके ऊपर चीन ने एक तरफी कार्रवाई करते हुए, और भारत के लोग जो चीन में गए हुए थे उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। लेकिन नेपाल के जो व्यक्ति भारत में आए हुए थे उनके ऊपर भारत ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। इस कारण ये जो तल्खियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ती गई और वर्तमान समय में ये तल्खियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ये संधि बेमानी हो चुकी है। भारत संधि की शर्तों की पालना अभी भी करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ से इसकी पालना नहीं हो रही है। भारत नेपाल के मध्य जो मतभेद के ऊपर भी बात है, हम इनको अलग से देखें तो एक तो बीच में एक बात आई थी कि नेपाल स्वयं को शांति क्षेत्र घोषित करने का दबाव, यानी नेपाल ने प्रयास किया कि नेपाल जो है पूरा जो देश है एक अलग से पीसफुल जोन के रूप में स्थापित हो। जब 1971 की लड़ाई के बाद में परिस्थितियां जो है प्रतिकूल होने लगी थी तो नेपाल ने एक अलग रणनीति के तहत ये जो फैक्टर है ये प्रारंभ किया। और इस फैक्टर से ये साफ लगता था, यानी दोषारोपण हो गया था भारत के ऊपर। ये जो बिंदु नेपाल के अंदर हावी होना, यानी इसका भारत के ऊपर स्पष्ट था कि भारत नेपाल के लिए खतरा है। तो ये भी मतभेद का एक बहुत बड़ा बिंदु उभरा। फिर राज परिवार की हत्या और आपातकाल का जो बिंदु आया था, यानी नरेश ज्ञानेंद्र ने जून 2001 में उस अपने भाई जो उस समय के राजा थे वीरेंद्र, इसकी और पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। और फिर ज्ञानेंद्र स्वयं राजा हो गया और ज्ञानेंद्र ने बाद में संसद भंग कर दी। और उसके बाद में स्थितियां जो है बहुत प्रतिकूल होती गई, बहुत दंगे हुए। फरवरी 2005 में इन्होंने आपातकाल लगा दिया, संसद को भंग कर दिया था, यानी लोकतंत्र को ख़त्म करके पूरी तरह से राजशाही लागू कर दी। और बाद में माओवादियों का जो खूनी संघर्ष चला, ये नेपाल के लिए एक नया मोड़ आता है, यानी लोकतंत्र की स्थापना में। यहाँ पर जो माओवादियों ने जिस तरीके से देश के अंदर एक गृह युद्ध की स्थितियां पैदा की, और उस गृह युद्ध के बाद में वर्तमान में जिस तरीके से नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तो हो सकता है इसका भी एक योगदान रहा होगा। जन आंदोलन से झुककर राजा ज्ञानेंद्र ने संसद बहाल कर दी, और फिर जो अंतरिम सरकार बनी उसके अंदर माओवादियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यानी ये एक झलक थी लोकतंत्र स्थापना की। बाद में नेपाल के अंदर लोकतंत्र की राह किस तरह से आगे बढ़ती है उस पर बात करें तो नवंबर 2006 में ये जो माओवादी संघर्ष चल रहा था ये करीबन समाप्त हो गया। ये ध्यान रखना 2006 के अंदर काफ़ी समय तक ये चला संघर्ष, और इस संघर्ष में नेपाल के अंदर करीबन 20,000 से अधिक लोग मारे गए। 11 सालों तक ये जो संघर्ष चला, और इस संघर्ष के बाद बहुत सारे दूसरे देशों को भी दबाव आए कि नेपाल की जो स्थितियां हैं उनको सामान्य किया जाए। 2 से 40 सालों का जो राजशाही था वो 28 मई 2008 को समाप्त हो गया और संविधान सभा का गठन किया गया।
और अब जो स्थितियां आती हैं उन स्थितियों के ऊपर चर्चा करें तो वहाँ पर जो संविधान सभा के अंदर जो बातें हो रही थी उसके अंदर माओवादी नेता प्रचंड है कि महत्वाकांक्षा और नए नेपाली संविधान के अंदर मधेसी समुदाय को, यह ध्यान देना, ये मधेसी समुदाय को दोयम दर्जे की नागरिकता देने के कारण नेपाल में वापिस वर्ग संघर्ष शुरू हो गए। यहाँ पर वापिस परिस्थितियाँ जो हैं प्रतिकूल हो जाती हैं और भारत को विचार करना पड़ता है, क्योंकि मधेसी समुदाय जो है वो नेपाल का एक पिछड़ा समुदाय था और उन्होंने जिस तरीके से नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापना के अंदर जो संघर्ष किए थे उनमें इनका बड़ा योगदान था। और बाद में जब नेपाल के अंदर संविधान सभा की स्थापना होती है और उस स्थापना में मधेसी समुदाय को कम अधिकार दिए जाते हैं और पहाड़ी जो क्षेत्र है, ऊपरी जो क्षेत्र है, उनके जो स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं या जो अन्य उच्च वर्ग की जो जातियां हैं उनके लोगों को वहां पर ज़्यादा अधिकार देने के कारण ये जो वर्ग संघर्ष है ये भारत के लिए भी बाद में एक सरदर्दी बना। और इस सरदर्दी के साथ ही एक नई पहल शुरू हो जाती है, भारत के अंदर एक नई सरकार स्थापित हो जाती है मई 2014 में। बार बार वीडियो में हम बताते रहते हैं ये जो सरकार स्थापना के बाद में जो पहल होती है वो आप समझना, परीक्षाओं में बार बार इसी के ऊपर प्रश्न आते रहे हैं अब और आगे भी आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दौरा होता है भारत की तरफ से होता है। अगस्त 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पे जाते हैं और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी करते हैं और करीबन 250 किलो चंदन की लकड़ी उपहार में वहाँ दे के भी आते हैं। बहुत सारी दूसरी योजनाएं, काठमांडू दिल्ली बस सेवा का भी उद्घाटन करते हैं और दूसरी छोटी छोटी एक हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 भी सौंप के आते हैं। छोटी छोटी योजनाएं और दूसरी उनका भी वहाँ पर लोकार्पण होता है। ऑपरेशन मैत्री अभियान भी चलता है वहाँ पर। ये आपके अप्रैल 2015 में जब भूकंप आता है उस समय की स्थितियाँ हैं। उसके बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री तो फरवरी 2016 में केपी शर्मा ओली ये भारत आते हैं और बाद में वापस 2018 में ये भारत आते हैं। और यहाँ पर एक एग्रीमेंट जो है ये अच्छा एग्रीमेंट होता है। काठमांडू दिल्ली जो रेल लिंक है इसके ऊपर सहमति बनती है, यानी बस सेवाएं तो प्रारंभ थी लेकिन रेल के द्वारा काठमांडू दिल्ली से जुड़ जाए इसके ऊपर सहमति हुई और ये 2022 तक इसको पूरा करने का प्रयास दोनों तरफ से करने का वादा वहाँ पर हुआ। अब जो फैक्टर बीच में चलता है वो है मधेसी आंदोलन। इसको समझना, मधेसी आंदोलन क्या था मैंने पहले भी बताया था। जब संविधान सभा के अंदर इनको कम अधिकार दिए जाते हैं तो आंदोलन प्रारंभ होता है, यानी नेपाल संविधान में इनको उचित स्थान नहीं मिलने के कारण होता है ये। और ये क्षेत्र कौन सा है? ये नेपाल का भारत से जुड़ा तराई का क्षेत्र है ये, यानी जो भारत से टच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है बिहार उत्तर प्रदेश के जो टच का जो क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, मध्य देश बोले वो क्षेत्र है। ये मधेसी जो है वो पिछड़ा समुदाय है, ज़्यादा संपन्न नहीं है। इनको जब कम अधिकार दिए जाते हैं तो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और ज़्यादातर जो पावर रही है वो नेपाल के जो पहाड़ी वाले भाग के लोग हैं उनके पास रही है। इस भाग के लोगों के पास सत्ता की चाबी रही है। इसके अंदर जो है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, आपके नेवाड़ी है, ये जो लोग हैं इनके हाथ में सत्ता रहती है। ये जो चीज़ है नेपाल के अंदर वर्ग संघर्ष के रूप में उभरती है और इस परिस्थितियों में भारत को भी जो है इंटरफेयर करना पड़ता है और ये इंटरफेयर है बाद में एक बड़ा रूप लेता है और ये रूप जो है आज तक भारत के लिए एक सरदर्दी बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉर्डर के ऊपर सीलिंग हो जाती है, बॉर्डर बंद हो जाते हैं। मधेसी जो लोग हैं भारत से लगती हुई सीमा को बंद करते हैं और नेपाल के अंदर दवाइयाँ और पेट्रोल का संकट, क्योंकि दवाइयाँ और पेट्रोल जो है भारत के रास्ते ही नेपाल में पहुँचता था और ये नाकाबंदी के कारण ये जो संकट है इससे नेपाल परेशान होता है। और नेपाल ने क्या किया, आनन फानन में चीन से एग्रीमेंट कर लिए। ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या
अब तक हो चुकी है और भविष्य में भी ये चीज़ जो है आगे जाएगी, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से नेपाल का चीन के साथ जो झुकाव है वो जग जाहिर दिख रहा है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो गई। और ओली ने चीन का दौरा किया फिर, और वहाँ पर 10 एग्रीमेंट कर लिए। इनके अंदर जो आपके पेट्रो चाइना थी उसके साथ बात हुई, हस्ताक्षर हुए। करीबन 1000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद और करीबन 13 लाख लीटर गैसोलीन की आपूर्ति की बातें हो गई। तो इससे साफ झलक गया कि वहाँ जो है चीन का जो प्रभुत्व है वो बढ़ना प्रारंभ हो गया। वर्तमान के अंदर वहाँ के जो मुखिया हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर नेपाल के अंदर हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, आप सामान्य ज्ञान की तैयारी के हिसाब से याद रखें, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं। नाम इनके भारतीय ही लगते हैं क्योंकि वहाँ सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं, कुछ एक बौद्ध हैं। इसके बाद में जो हाल फिलहाल में जो घटना घटी है उसको आप देखें। ये जो घटना है बहुत ही बड़ी घटना घटी थी और ये मई 2020 की बात है, ताज़ा घटना है। यहाँ पर नेपाल की संसद ने एक नेपाल का नया नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, इसको नेपाल ने अपने नक्शे में दर्शा लिया। इस चीज़ को अगर आप और बारीक समझना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था, भारत नेपाल जो सीमा विवाद है उससे रिलेटेड वीडियो था, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये संपूर्ण जो चर्चा है, इस चर्चा से ये साफ झलकता है कि नेपाल की भावी जो रणनीति है उस रणनीति के तहत ये साफ झलकता है कि नेपाल जो है भारत के ऊपर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है धीरे धीरे, और चीन जो है वो ये प्रयास करता है कि नेपाल के साथ उसके संबंध जो हैं मधुर हो जाएंगे तो भारत के ऊपर जो है दबाव बनाने में सहूलियत होंगी, और चीन इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा है। तो भारत को इसके ऊपर बहुत ही सावधानी से, इस बिंदु के ऊपर सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद।